आप सब लोगों का एक वार्म वेलकम करना चाहूँगा जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। हमारे साथ प्रदीप्ति मैम है। शी इज़ वेरी वेरी मच एक्सपीरियंस्ड एंड हैविंग a good sense of maturity, and also my colleague. तो ऐसे लोग हैं जो एक और इनिशिएटिव, एक्चुअली शी इज आल्सो JRF इन HRM मैनेजमेंट ऑल्सो। तो इस डेडिकेशन के साथ आप में से कुछ फ्रेशर लोग हैं जो अभी जिनको पता भी नहीं है शायद नेट क्या है, JRF क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मोटिवेशंस रिक्वायर्ड हैं, एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रैक द UGC नेट JRF। वैसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो एक आध अटेम्प्ट दे दी है या 2 अटेम्प्ट दे दी है, स्टिल दे आर फाइंडिंग अ वे फॉर द सक्सेस, और अभी शायद उनको सक्सेस नहीं मिला है। तो वैसे भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे देयर इज अ मिक्सचर ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सभी तरह के लोग हैं जिन्होंने जो दे हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, दे हैव गॉन थ्रू द ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। स्टिल देयर इज अ लैकिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो उन लोगों को भी जरूरत है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है, और उनको जो मालूम नहीं है कि किस तरह से हमको स्टार्ट करना है, किस तरह से हमको जो है वो एंड तक इसको लेकर के जाना है, और आई डोंट नो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट वी आर वेरी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमको जो है सक्सेस अचीव करना है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, हमारा पहला लेक्चर, इसमें हम वी विल डिस्कस अबाउट द मोटिवेशंस बिहाइंड नेट JRF एंड द नीड ऑफ दिस एग्जाम, व्हाई वी विल क्रैक दिस। हालांकि काफी लोगों को पता होगा, बताने की बार बार जरूरत नहीं है, बट आई फाउंड देयर आर अबाउट 17 registrations in this paper 1, एंड उनमें से जो है वो लगभग 13 लोग जो हैं वो मतलब पेपर 1 के लिए डेडिकेटेड हैं, और कुछ ने 17 में से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 17 थी, तो पेपर 1 के लिए उनमें से 13 हैं। तो वो 2-3 लोग ऐसे हैं जो पहले समझते हैं कि ये एग्जाम हम पेपर 1 हम कर लेंगे, लेकिन काफी को ये पता नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है, एक दो को छोड़ के मेरे पास सारे फ्रेशर हैं, सारे जिनको मालूम ही नहीं है कि एडी चोटी क्या है इस नेट JRF की, और इस पर्टिकुलरली पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। बहुतों को मैंने कल कॉल पे समझाया कि ये 2 पेपर हैं, क्या इसका कॉम्पोजिशन रहता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये सबसे पहले तो उस जील को जगाने का होगा कि हमने नेट JRF करना क्यों है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो मैनेजमेंट और कॉमर्स के ही हैं, तो उनके लिए, कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है ये एग्जाम दे सकता है। हालांकि सबके लिए इक्वल ही वेटेज इसकी रहती है, इक्वल बेनिफिट इसका रहता है, लेकिन मैनेजमेंट वालों के लिए लिटिल बिट जो है वो डिफरेंट इसका बेनिफिट रहता है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। और थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं, शायद सिलेबस भी नहीं देखा है। तो आज हम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, और कल से हम जो है वो हार्डकोर टॉपिक्स पे आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने सबको कॉल्स पे भी बताया है कि ये 5-6 दिन क्लासेस जो रहेंगी वो दे विल बी द डेमो क्लासेस। यहाँ पे अगर आपको बेटर लगता है, दे कैन कंटिन्यू विद मी एंड विद माय फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड दिस क्लास। और अगर लगता है कि इट इज नॉट फ्रूटफुल and it is not going to produce any kind of productivity, then they can move towards the better source। जो भी उनको लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर आदमी जो है वो अपने लिए बेटर प्लेस जो है वो ढूंढता है, राइट। You people can unmute yourself whenever I ask from for any kind of answer from yourself. Actually, few things. Please reply me if it is. क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है?
सर। यस सर। सो यहाँ पे आपको पीपीटी जो है इस पे दिखाई दे रहा होगा, राइट? हाउ टू क्रैक नेट जेआरएफ स्ट्रेटजीज, डूज एंड डू नॉट्स। Yes or no? यस यस सर। सर। ओके, सो टाइम से रिस्पॉन्स चाहूँगा ताकि आप लोग भी एक्टिव रहें और ऐसा ना हो कि मुझे ही सुस्ती आ जाए बीच क्लास में। तो वो एक्टिवनेस मुझे रिक्वायर्ड रहेगी। और बहुत सारे मेरे एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपको तो पता ही है, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्रैक क्यों करना चाहते हैं इसको, और इसको क्रैक करने की जो स्ट्रैटेजीज हमारी रहेंगी वो क्या रहेंगी, और क्या इसकी प्रेपरेशन के दौरान हमको चीजें ध्यान में रखनी है और क्या नहीं करना है। ये इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं होगी, अगर आपको क्या करना है वो पता नहीं होगा, क्या नहीं करना है वो पता नहीं होगा, तो आई डोंट नो कोई भी जो आपने फंक्शन स्टार्ट किया है, जो काम स्टार्ट किया है, वो आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी दे। तो आपको ये समझना पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मैं ही क्यों, वाई आई एम, मैं ही क्यों, मुझे से आप क्यों पढ़े, या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, मेरा नाम संतोष कुमार सांख्यान है और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में जो है वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर से हुआ है, बीबीए मैंने किया हुआ है, और एमबीए भी मेरा जो है वो एचपीयूबीएस से है, with a specialization in marketing and finance. और at present I am pursuing PhD from हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। 2017 दिसंबर महीने का रजिस्टर्ड हूँ एंड आई एम परसुइंग माय पीएचडी इन रूरल टूरिज्म। आई हैव सेलेक्टेड a topic from this particular area. Also, I did my MCom from Indira Gandhi National Open University in the batch of 2018 and 20. वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आई वर्क विद आईसीआईसीआई बैंक फॉर 1 year and 8 months एंड आई वाज अ डिप्यूटी मैनेजर for working capital finance, also called as CCOD limit or business loan. And another achievement I did in this site, I work with Swami Vivekanand Government College, Ghumar, as a guest faculty in BBA department. And also I would like to say that Pradipti madam, who have joined this class, she is very very much senior, and she also worked with Swami Vivekanand Government College, Ghumar में। जब हम गए, हमसे काफी साल पहले वो पढ़ा के आ चुकी थी, और इट इज आर यू नो प्लेजर कि वो हमारे साथ है और टाइम टू टाइम हमको गाइड भी करेंगी बीच में, अगर हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन से अगर भटकते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा बात करें नेट जेआरएफ की जर्नी की। तो ड्यूरिंग एमबीए मेरा जो नेट है, जो पेपर नंबर 17 की बात करूं, उसकी मेरे पास एक्सपर्टीज है। तो वो ड्यूरिंग एमबीए मैंने फर्स्ट टाइम क्रैक किया था, और जो है 6 टाइम आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम। Also, I cracked NET at JRF in commerce also, and I also do have 2 national fellowships in management and JRF in commerce. इसके साथ ही थोड़ा सा रिसर्च के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंने लगभग 7 से 8 पेपर लिखे हुए हैं, कुछ अभी रनिंग में है, जिनमें से 3-4 पेपर जो है मैंने वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो प्रेजेंट किए हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो उनमें से 4 पेपर जो है वो मेरे वेरियस पीयर रिव्यूड और लिस्टेड जर्नल्स में जो है वो पब्लिश हो चुके हैं, और कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो बर्निंग टॉपिक्स पे जो है वो अभी चले हुए हैं, एंड शॉर्टली दे विल बी पब्लिश्ड इन वेरी रिप्यूटेड जर्नल्स। अब बात आती है कि नेट जेआरएफ क्यों करें, इसके पीछे क्या हमको फायदा मिल सकता है, और क्या वजह है जिसकी वजह से हमने ये सिलेक्ट किया है कि हमको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहला जो पर्पस हमारा रहता है कि इट इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं हम, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना है या लगना है, वहां पे आप इच्छा रखते हैं कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो आपको पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ नेट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और आपको मालूम होगा, मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा अभी पीछे
2020 में एक रेगुलेशन आया था, एक नोटिफिकेशन आई थी यूजीसी की, कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ाने के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। पहले पीजी प्लस नेट होता था मैंडेटरी, अब पीएचडी कर दिया गया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जिसमें कोरोना जो था एक अहम रोल प्ले कर रहा था, उस कोरोना की वजह से जो है अभी 1 जुलाई 2021 से ये लागू होना था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया और बोला कि हम 1 जुलाई 2022 से इस चीज को लागू करेंगे कि यूनिवर्सिटीज में ये पीजी प्लस नेट प्लस पीएचडी जो है वो कंपलसरी हो पढ़ाने के लिए। कॉलेजेस में अभी भी जो है वो पीजी प्लस नेट ही है, और फर्दर जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक वो रहेगा। और यूनिवर्सिटीज में भी अभी पीजी प्लस नेट ही है, लेकिन 1 जुलाई 2022 तक। दूसरा कि एडमिशन जब आपने पीएचडी में लेनी है उसके लिए नेट जो है एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अभी तक की अगर मैं बात करूं, अभी तक की बात की जाए तो ये कहा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो पीएचडी में एडमिशन एंट्रांस बेस पे भी करती है, कुछ एंट्रांस प्लस नेट की वेटेज के बेसिस पे करती है, और जिनको काफी ज्यादा हाई लेवल की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है और काफी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, वो नेट अगर क्वालिफाई है तभी कैंडिडेट को एंटर करती हैं, अदरवाइज नहीं करती है। ये रूल है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, उसमें ये प्रोविजन बताए गए हैं कि नेट मस्ट बी एंड वी विल गोइंग टू डू कंपल्सरी दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ये मैंडेटरी होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आने वाले समय में। और आज की डेट में कुछ इसके बारे में न्यूज़ काफी चली हुई है, अगर आप थोड़ा सा अवेयर है एकेडमिक्स की फील्ड से तो मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि मैं एक बार फिर से गो थ्रू करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। हालांकि मैंने इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाए हुए हैं और चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर से देखूंगा कि इसमें कब से इस चीज को इन्होंने लागू करने की कोशिश की है, और थोड़ा सा ट्रेस आउट करने की कोशिश करूंगा कि क्या जो है वो यूजीसी की गाइडलाइंस अभी कह रही है कि पीएचडी मैंडेटरी, पीएचडी के लिए मैंडेटरी करना है नेट। अभी तक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एडमिशन जो है आपने हमारी यूनिवर्सिटी एसपीयू में या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बिना नेट के, इवन बिना एंट्रांस टेस्ट के भी हो जाती है। तो ये पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको वेटेज देता है, और अगर जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलती है, फिर आपको कोई एंट्रांस देने की जरूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है, आपका इंटरव्यू होता है या काउंसलिंग होती है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स जो है वो वेरी करते रहते हैं। अनदर वन बेनिफिट ऑफ द एग्जाम कि इस एग्जाम से नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफिकेशंस होती हैं। जो टॉप 6% होते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स का, और अपीयरिंग में भी वो जो 40% एंड अबव मार्क्स लेकर के आते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसमें जो टॉप 6% कैटेगरी के लोग होंगे उनको नेट क्वालिफाई कहा जाता है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि 12,000 लोगों ने, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, 12,000 लोगों ने एग्जाम जो है वो भरा, नेट जेआरएफ का एग्जाम भरा 12,000 लोगों ने, जिसमें से एग्जाम देने के लिए बैठे सिर्फ 10,000 लोग। और 10,000 में से जो है वो जिस ऐसे स्टूडेंट जिनके कम से कम 40% मार्क्स आए एंड अबव आए, वो हुए 8,000। 2,000 वहां से स्क्रूटनाइज हो गए, 2,000 बैठे ही नहीं एग्जाम देने, तो वो उनको निकाल दो। अब 8,000 लोग ऐसे थे 10,000 में से जो एग्जाम देने बैठे थे और उनके 40% एंड अबव मार्क्स जो है वो आए। तो उन 8,000 के एक मेरिट लिस्ट बनेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर उस 8,000 का 6% निकाला जाएगा। तो 8 6 का 48, यानी कि 480 लोग जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ, दे विल बी कॉल्ड एज नेट क्वालिफाइड। 8,000 में से 480। और जेआरएफ कौन होंगे कि जो 480 पीपल है उनमें से जो 6% हो गए, ठीक है, लगभग 27 26 27 28 लोग, दे विल बी ऊपर से नीचे की तरफ, दे विल बी कॉल्ड एज जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड होता है वो जेआरएफ क्वालिफाइड भी होता है, नेट क्वालिफाइड भी होता है, उसके पास 2 क्वालिफिकेशंस होती है। और जो नेट क्वालिफाइड होता है उसके पास खाली एक क्वालिफिकेशन जो है वो होता है। ये सबसे बड़े ये 2-3 एडवांटेज जो है वो आपको जो है वो मिलते हैं नेट जेआरएफ का एग्जाम करने के बाद। और जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, जो कि अब क्वालिफाई करना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि 2000 शायद आई थिंक 17 या 18 के आसपास की बात है, उससे पहले जो है वो 3 एग्जाम होते थे। जब यूजीसी कंडक्ट करवाता था तो 3 एग्जाम होते थे, और एक जमाना ऐसा था कि तीसरा पेपर तो लिखना पड़ता था, डिस्क्रिप्टिव होता था।
उसके बाद सीबीएसई कंडक्ट करवाने लगा, 3 एग्जाम फिर भी थे, थोड़ा सा उसमें चेंज आया, फिर एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट करवाने लगा, फिर एनटीए ने 2 एग्जाम कर दिए, अलग अलग स्लॉट में करवाने लगा, फिर अब इकट्ठा कर दिया। पहले बोला जाता था कि आपको तीनों पेपरों में अलग अलग क्वालिफाई करना है, जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता था, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं, अब आपको 2 एग्जाम हो गया, 2 ही में अलग अलग क्वालिफाई करना है। फिर बोला गया कि नहीं, दोनों एग्जाम का इकट्ठा मिला दो, फिर आपके जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए, हमको कम से कम 40% मार्क्स जो है वो आने चाहिए। तो अब इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप आरटीआई लगाओगे और पूछोगे कि इस सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए, मैंने एक बार लगाई थी आरटीआई नैक पर्पस से, एचपीयू ने मुझे बोला था अपने डिपार्टमेंट ने, तो मेरे पास एक पूरा लिस्ट उन्होंने पैन इंडिया का दे दिया, और उस जिस पर्टिकुलर ईयर से मैंने मांगा था, उस पर्टिकुलर ईयर से आज तक का, उस जिस दिन तक मैंने वो डेट मांगी थी, तो मैंने ये पाया कि उसमें नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स जो है दैट दे आर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एवरी बैच। जो भी जैसे साल में 2 बैच होते हैं इसके, तो दोनों बार जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। और उसके पीछे ये सबसे अहम रोल प्ले करता था ये वाला फार्मूला कि 40% आप दोनों पेपरों में एक साथ लेकर के और निकल जाओगे। तो ये अब नेट पास करना बड़ा आसान हो चुका था। अगर हम आप 16 से पहले की बात करते, तो उस टाइम पैन इंडिया जो जेआरएफ होते थे वो 2 या 3 या 4 जेआरएफ बड़ी मुश्किल से एक कैटेगरी में होते थे, और कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है। जनरल की अलग जाएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी, जो अब आया है, पहले नहीं होता था। इसके बाद बात करें एससी की अलग जाएगी, एसटी की अलग जाएगी, ओबीसी की अलग जाएगी, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज हैं उनका आई एम नॉट क्लियर, उनका अलग होता है, जनरल्स में ही वो काउंट होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, उसमें भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, उनकी अलग जो है वो जाती है कट ऑफ। तो सबके लिए कट ऑफ जो है वो वेरी करता है। तो इसीलिए yesterday I asked about the category from the students, please don't take it in another way, क्योंकि सबके लिए कट ऑफ अलग रहता है। तो कैंडिडेट्स को उस तरह का एक्सपोजर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और मेरा ये पर्सनली ये है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करें। आई होप आई एम क्लियर दिस मच। इतना सबको क्लियर हो गया है क्या? प्लीज रिप्लाई करें। यस सर। अब जो सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में कही थी कि इसमें जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग बेनिफिट जो है वो रहता है कि पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी, जैसे ओएनजीसी है या कोई बड़ी कंपनी है, उनमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो होती है नेट जेआरएफ के थ्रू। वो भी एक मेरिट लिस्ट जो है वो बनाते हैं, जेआरएफ है तो जेआरएफ, नेट है तो नेट, एंड दे पीपल आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यूज। कॉमर्स में भी ऐसा होता है, खासकर फाइनेंस का जो एग्जाम होता है उसमें एमकॉम, एमबीए फाइनेंस और सीए वाले लोग एलिजिबल होते हैं, और एचआर वाले में जो है वो एचआर के लोग एलिजिबल होते हैं जिन्होंने एमबीए एचआर किया है और पेपर नंबर 55 क्वालिफाई किया है। इवन 17 को भी कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि 17 पेपर नंबर 17 जिसकी मैं बात करूं, मैनेजमेंट का जो नेट एग्जाम है, दैट इज द यूनिवर्सल। अगर कोई जो एचआर का आदमी है, एचआर वाला जो पर्सन है, उसने मैनेजमेंट में क्वालिफाई किया है, तो उसको मना नहीं करेंगे कि आप नहीं पढ़ा सकते, आपका जो है वो नेट जेआरएफ जो है वो एचआर में नहीं है। लेकिन समवेयर फॉर द पर्पज ऑफ द क्वालिटी एंड हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी, दे आस्क फॉर द पेपर नंबर 55 कि आपने एचआर में पास किया है या नहीं किया है। क्योंकि पेपर नंबर 17 जो है हमारा, उसमें हम एचआरएम भी पढ़ते हैं, लेकिन पेपर नंबर 55 में हम सिर्फ एचआरएम ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और मेरे पास कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का, जो आज की डेट में नेट जेआरएफ के थ्रू जो है वो पीएसयूज में वर्क कर रहे हैं, और बीच में अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे सेशंस करवाऊंगा, ताकि उन लोगों से आप लोगों को थोड़ी जो है वो, खासकर एमबीए वाले स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह से उन्होंने किया था और क्या कर रहे हैं। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उन लोगों ने क्वालिफाई किया था, एंड दे पीपल अर्लियर वर परस्यूइंग फॉर एचएएस, आईएएस और सम अदर एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम जो बीटेक वालों के लिए होता है, बट दे स्विच देयर स्ट्रीम, and after the getting failure in various exams like HAS, IAS and other exams, they crack this exam in first attempt, and they are getting payment in a very high volume. Even they are earning 1,50,000 per month with the help of this exam in PSUs. विजाग आपने नाम सुना होगा, विशाखापत्तनम इस्पात निगम लिमिटेड, एक उसका सब्सिडियरी है विजाग का,
उसमें मेरे स्टूडेंट जो है वो काम कर रहे हैं आज की डेट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट और बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एग्जाम, स्पेशली फॉर द एमबीए स्टूडेंट्स, कि मार्केटिंग फाइनेंस ही तो करना है, यहाँ भी मार्केटिंग फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करके वहां निकल जाते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट से आई डोंट नो कितना बढ़िया पैकेज मिलेगा, तो बिकॉज इट इज अ पीएसयू और वहां पे अगर मिल रहा है तो चलो वहां चलते हैं, वहां भी यही चीज पूछी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस एग्जाम नेट जेआरएफ एग्जाम इज द ओनली एग्जाम ऑफ द कंट्री फॉर द एकेडमिशियंस, जो भी एकेडमिक्स की फील्ड में है। और ये एग्जाम जो है वो इसको इस नजरिए से देखा जाता है कि अगर किसी ने नेट क्वालिफाई किया है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो वो उससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि इंडिया में आपको 10 या 20 से ज्यादा जेआरएफ नहीं मिलने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और एक पर्टिकुलर कैटेगरी से नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इंडिया के पूरे भारत के उन मतलब टॉप मोस्ट पीपल से आते हो, उन लोगों में से आते हो जो इस फील्ड के हाईली क्वालिफाइड बोल लो या हाईली एक्सपर्ट बोल लो, ये आपको सब्जेक्टिव नॉलेज जो है इससे मिलता है। क्योंकि इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह का इसका जो है स्ट्रेटजीज में पढ़ेंगे या किस तरह का इसका कॉम्बिनेशन रहता है क्वेश्चंस का, क्या ये हमको एग्जाम मांगता है हमसे, ठीक है। तो उस तरह के जब आप उस एंगल से पढ़ाई करोगे तो आपसे किसी भी सब्जेक्ट का पूछ लिया जाए यार, चाहे वो मार्केटिंग है, फिनेंस है, एचआर है, यू पीपल विल बी एबल फॉर द आंसर। जैसे आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, एचएस की तैयारी करते हैं, उनसे आप किसी फील्ड का पूछो, ज्योग्राफी पूछो, हिस्ट्री पूछो, पॉलिटी पूछो, वो आपको आंसर देंगे। और आपके दिमाग में भी एक बार शायद ये लगता है कि यार कौन सी दुनिया से आदमी आया है, इसको तो सब कुछ ही आता है, सब कुछ पता है, ठीक है। और टोटल नहीं पता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है। तो सेम इज द केस हियर, वी आर द आईएएस ऑफ आवर फील्ड, हम अपनी फील्ड के आईएएस यहाँ पे हैं। नेट जेआरएफ जिसने क्वालिफाई किया है या कर रहा है या तैयारी कर रहा है, उससे मार्केटिंग पूछो, फाइनेंस पूछो, एचआर पूछो, ऑपरेशंस पूछो, ओडीओबी पूछो, ठीक है, अकाउंटिंग पूछो, स्टैटिस्टिक्स पूछो, रिसर्च पूछो, एंटरप्रेन्योरशिप पूछो, वैल्यूज पूछो, जो मर्जी पूछो, दैट पर्सन विल बी एबल टू आंसर। और सामने वाला एक बार के लिए सोचेगा कि यार मुझे तो सिर्फ मार्केटिंग ही आता है, ठीक है, इस आदमी तो सब कुछ ही आता है, इससे स्टैटिस्टिक्स का कोई टेस्ट पूछ लो कहाँ पे लगेगा, ये बता देता है, हाँ जी यहाँ लगेगा टेस्ट। इसका फॉर्मूला पूछ लो, ये भी इसको आता है। इससे डिविडेंड पूछ लो, इससे कॉस्टिंग पूछ लो, इससे इकोनॉमिक्स पूछ लो, इसको तो सब कुछ ही आता है। कैसे? तो दिस एग्जाम प्रोवाइड्स यू दिस मच अपॉर्चुनिटी। ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनाता है, आपको एक डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कितना पढ़ाई किया है या किस तरीके से पढ़ाई किया है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको ये एग्जाम देता है। जिसने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसको शायद थोड़ा बहुत ये लगता है कि नहीं यार, मैं अपनी पढ़ाई, मैं अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुझे कितना नॉलेज हुआ। एग्जाम पास करना जो हम रेगुलर करते हैं सेमेस्टर के दौरान, वो एक अलग चीज है, दैट इज अ सेपरेट मैटर। उसके लिए तो 2 क्वेश्चन में से एक करना है, 10 सारे क्वेश्चन आते हैं, आधा पढ़ा यूनिट और हो गया था, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये एग्जाम आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है कि नहीं, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, एक अलग तरीके से पूछा गया एग्जाम में, जिसका मुझे डेप्थ विड्थ कुछ मालूम नहीं था, फिर भी मैंने उसको अटेम्प्ट किया और मैंने उसको क्वालिफाई करके दिखाया। इसके लिए, इन सारी चीजों के लिए एग्जाम बहुत जरूरी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। पीएचडी एडमिशन के लिए, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, फेलोशिप के बेनिफिट के लिए, और अगर मैनेजमेंट कॉमर्स का स्टूडेंट है तो पीएसयू में एंट्री के लिए, और मेंटल सेटिस्फेक्शन और सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। राइट, इतना क्लियर हो आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्स मी। यस सर। अब बात आती है कि हमारे लिए जब हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमको क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या हमारे जो हथियार होंगे, हमारे जो टूल्स होंगे, वो क्या क्या टूल्स रहेंगे, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे इसमें कि क्या क्या टूल्स हमारे रहेंगे और किस तरह से हम तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास जो है वो सिलेबस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस की बात आती है कि सिलेबस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे थोड़ा सा दरवाजा खोलना जी। सिलेबस की यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले आपको सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए कि
क्या हमारा इसमें सिलेबस है, राइट, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कितने टोटल टॉपिक्स है पूरे सिलेबस में, और क्या क्या उसमें से पूछा जाएगा। ये जो है वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम का। उसके बाद आप जो है वो आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि मुझे इसमें से कितना करना है और क्या करना है। सेकंड हमारा जो टूल रहेगा इसमें वो रहेंगे राइट बुक्स फॉर बोथ द पेपर्स, कि हमको बुक कौन सी पढ़नी है, कौन सी प्रेफर करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी किताबें। और उन किताबों के अलावा हम किसको जो है वो सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पीडीएफ फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, किस तरह से पढ़ना है, वो भी सारा डिस्कस करेंगे आराम से आपसे। ठीक है, तो राइट बुक्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है एग्जाम क्वालिफाई करने की सोच लो भैया, क्योंकि पहली अटेम्प्ट जब हमने दी थी ना, 12 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस बोलता है कि जब तक सही किताब नहीं पढ़ी तब तक कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। अरिहंत उठा लोगे पेपर 2 के लिए, ट्रूमैन उठा लोगे पेपर 2 के लिए, और सोचोगे कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, तो जैसे वो किताब उठाओगे ना, उस किताब के भार से उस अपने सपने को दबा देना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो है ना बात नहीं है सिर्फ, ये इस फेलियर का जो है, जो फेलियर हमने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, सॉरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो देखी थी, उसका जो है ये रिजल्ट आपको बोल रहा है कि अरिहंत पढ़ोगे पेपर 2 के लिए, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको जो है वो जिस डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ो, चाहे आप हार्ड फॉर्म में पढ़ो, जो भी आपको जो सूटेबल लगता है, या आप नोट्स बना के पढ़ो, मर्जी है आपकी। किताबें मिलेंगी कहां से वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको कितनी किताबें दे सकता हूं किसी भी मेथड से, पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में, वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। तीसरी बात, क्वेश्चन बैंक होना आपके पास बहुत जरूरी है, और उस क्वेश्चन बैंक में एक तो आपके पास PYQs होने चाहिए जो पिछले कुछ सालों में, और पहले तो लोग 10-10 सालों के प्रेफर करते थे, लेकिन अब मैं उस चीज को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जब से एनटीए आया है इसने इस एग्जाम का एंगल ही बदल दिया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदल दिया है। और जिसने भी एनटीए की अटेम्प्ट पहली बार दी थी ना भैया, तो उसने उस देखा था उस सिनेरियो को, और वो आदमी रोया होगा, सीरियसली वो रोया होगा। जिसने पहली बार एग्जाम दिया उसको वो फर्क ही नहीं है, उसके लिए वो ऐसा ही आता होगा शायद। लेकिन हमसे पूछो, हमने सीबीएसई का एग्जाम भी दिया, यूजीसी का एग्जाम दिया, जब यूजीसी कंडक्ट करता था तब भी दिया, सीबीएसई कंडक्ट करता था तब भी दिया, और एनटीए जब कंडक्ट करने लगा तब भी दिया। और तीनों का जब कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो पता लगा कि भैया एनटीए का जो कंडक्ट किया हुआ एग्जाम था वो एक बाउंसर था जो हम में से कोई भी नहीं झेल पाया था। इवन दो वी वर क्वालिफाइड इवन 2 टाइम्स, जब एनटीए कंडक्ट करवाने लगा तो हम शायद 2 बार एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे नेट का एग्जाम, और उस टाइम जो है वो इतना हाई कट ऑफ गया था जब एनटीए ने फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया था कि लोग रो रहे थे कि हो क्या गया। तो इसलिए जब तक आपके पास पिछले 4-5 सालों का सीबीएसई ऑनवर्ड, जब से सीबीएसई करवा रहा था तब से लेकर के 15-16 के आसपास सीबीएसई कंडक्ट करवाने लगा था, तब से लेकर के एनटीए जब से करवा रहा है, पूरा आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ताकि आपको क्वेश्चन का एंगल पता लग सके, उसका आपको किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का, वो पता लग सके। इसलिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, कि अरिहंत से नोट्स बना दिए उससे पढ़ लिया नहीं होगा भैया, या ट्रूमैन से पढ़े। अरिहंत ट्रूमैन एक लिमिट तक ठीक है अगर आपको क्वेश्चन बैंक के लिए स्टडी करना है उनको, ठीक है और उनके जो सैंपल बनाए वो क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करना है जस्ट फॉर मॉक टेस्ट, वो तब तक ठीक है। लेकिन उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो, ना के बराबर संभावना है, क्योंकि जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग 20 से 25 सब्जेक्ट एमबी और एमकॉम में पढ़ने पड़े, और उसके बाद उसमें से निकाले गए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जिसके 10 यूनिट बनाए या 10 किताबें बनाई, वो पढ़नी पड़ेगी। और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक किताब इतनी बड़ी बड़ी है जिसके 500-700 पेज हैं, उन 10 किताबों को, ऐसी बड़ी बड़ी किताबों को आप जो है वो 300 पेज के जो किताब है उसमें नहीं समेट सकते भैया, नहीं समेट सकते। और समेटोगे भी तो आप उसमें से कुछ लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस उठा करके लिखोगे, और उन इंपॉर्टेंट लाइंस में भी जो है वो आपको कितना याद रहेगा। इसलिए डेप्थ और विड्थ को जानना बहुत जरूरी है। वो अगर आपने नहीं जानी तो एग्जाम आप भूल जाओ, अभी भूल जाओ, आज से भूल जाओ। प्रदीप्ति मैडम बैठे, इनको पूछ लो,
इन्होंने दे आर JRF इन HRM। इतना आसान नहीं है, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये सारे टूल्स होंगे, बढ़िया टूल्स होंगे, तो शायद आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हो। समझ में आया इतना भैया आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। तीसरा, थोड़ी सी स्टेशनरी लगेगी आपकी, क्योंकि इसमें पेपर वर्क आपका थोड़ा सा रहेगा कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। हर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, उसका एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका एक कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो आपका थोड़ा सा रिक्वायर्ड रहेगा, जिसको आप हर टाइम रिवाइज कर सके। जब भी आपके दिमाग में आपका दिमाग सरक गया कि नहीं इसका फॉर्मूला मुझे आया गया आ रहा है, तो अब क्या करें, तो उसके लिए जो आपको थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और थोड़े से आपके समय अगर दिन के 10 जस्ट 1-2-3 घंटे लगेंगे पढ़ने के लिए, और इंक्लूडिंग आपका जो डेली लाइफ का स्टडी है, जो आप MBA में कर रहे हो, MCOM में कर रहे हो, उस पार्ट को मिला करके बोल रहा हूँ मैं, 2-3 घंटे, उससे अलग नहीं देने हैं। उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, या वो जो आप पढ़ रहे हो किसी ने आपको पढ़ा दिया या आपने किसी से डिस्कस कर लिया, वो सारा मिला करके अगर 2-3 घंटे आप दिन के निकाल रहे हो, दैट इज एनफ, दिन का, डेली का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, अंटिल आप इसको क्रैक नहीं कर लेते, आपके माइंड में आपका गोल क्लियर होना चाहिए और मोटिवेशन आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मेरा जब तक फेलोशिप नहीं हुआ था, ठीक है, 5 बार नेट क्वालिफाई कर चुका था, और लोगों ने ये तक बोलना स्टार्ट किया था मुझे कि भैया इतना सा पानी मिलेगा, इतना सा पानी मिलेगा कहीं, और आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझ आता था कि ये बोल रहे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुझे, कि 5 अटेम्प्ट दे दिए, 6 अटेम्प्ट दे दिए, तब भी जो है वो फेलोशिप क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उसके बाद भी अटेम्प्ट दिया, आज तक दे रहे हैं, ऐसा कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो JRF क्वालिफाई किया उसके बाद भी। तो ये बात है, आपके पास एक मोटिवेशन हो। आपको हर अटेम्प्ट के बाद शायद ये लगेगा, मैं तो चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन आसान नहीं है दोस्तों। मैं फैक्चुअल बात कहता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं हो पाएगा भैया, वो छोड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना है और जो इस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं उनको अचीव करना है, तो हो जाएगा। होएगा, क्यों नहीं होएगा? दुनिया को होता है, अब तो बहुत ज्यादा लोगों का होता है, तो आपका भी होएगा। एंड यू पीपल आर द क्रीम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिससे आप बिलोंग करते हैं, आपका होगा। तो वो मोटिवेशन आपको कंटिन्यू रखना है। अब बात आती है, टूल्स हो गए, स्ट्रेटजीज क्या हमारी रहेंगी, किस तरह से हमको डेली लाइफ में काम करना है। इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस रूटीन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो कि मुझे दिन में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पढ़ना है। 6 मैं नहीं बोलूंगा, 5 नहीं बोलूंगा, 10 नहीं बोलूंगा। IAS नहीं बनना है आपको, ठीक है? आपको सब्जेक्ट के मास्टर बनना है बस, ठीक है? तो डेली आपको 2 से 4 घंटा इस एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। दूसरा, जो स्टडी करोगे वो क्वालिटेटिव स्टडी करोगे, क्वांटिटेटिव नहीं करोगे कि नोट्स बनाते चले या बनाते चले या बनाते चले या भर दिया कापियां, 5, 10, 15 कापियां आपने भर दी। वो क्वालिटेटिव स्टडी आपको करना है, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं इसमें चाहिए कि आप लिखे जा रहे हैं, पता नहीं ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली। नो, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज एनफ। किस एंगल से क्वेश्चन बनता है वो समझना है, क्या तरीका है पूछने का वो समझना है, ठीक है? दूसरा, इसमें डेप्थ और विड्थ दोनों आपको चाहिए इसकी सब्जेक्ट की। एक आपको डेप्थ स्टडी भी करनी पड़ेगी और वाइड स्टडी भी करनी पड़ेगी। वाइड स्टडी का मतलब है कितने टॉपिक्स आप पढ़ोगे, और डेप्थ का मतलब है कि एक टॉपिक में कितनी गहराई तक आप पढ़ोगे, उसको कितने एंगल से पढ़ोगे, उसका कहाँ पे कोरिलेशन फिट बैठ रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ ही एडजस्ट हो रहा है, और कितने मल्टीपल डिसिप्लिन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो काउंटर करते हैं। म्यूचुअल टॉपिक है ये, ठीक है? तो आपको डेप्थ और विड्थ दोनों, वाइड स्टडी दोनों करना पड़ेगी सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 50 टॉपिक से पूरा सिलेबस पढ़ दिया, भाई हो जाएगा इस बार, तो नहीं होगा। आप 70% सिलेबस करके जाओ तब भी हो जाएगा, लेकिन 70% ऐसा होना चाहिए आपका कि अगर मैं बोलूं STP, तो STP की आप खाल उधेड़ दो हर एंगल से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टैटिस्टिक के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, कि कौन सा इसमें मेथोडोलॉजी लगेगा जब हम सेगमेंटेशन करेंगे, उसके फर्दर क्या होगा, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 70% सिलेबस से भी होगा, हमने करके दिखाया है, ठीक है? हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। और 100% से भी नहीं होगा,
अगर डेप्थ स्टडी नहीं होगी तो सिर्फ बाइट स्टडी से काम नहीं चलेगा। एक और इसमें खास बात आती है कि आपको कोरिलेशनल स्टडी करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूचुअल टॉपिक्स हैं सारी जगह पे, और एक टॉपिक 2-3 सब्जेक्ट से जो वो इंटरलेट करता है, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक को समझना है उस एंगल से, ताकि वो टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में भी हो जाए या रिसर्च में भी हो जाए, स्टैटिस्टिक्स में भी हो जाए, ठीक है। उनका आपको कोरिलेशन समझना है कि कहाँ कहाँ ये टॉपिक जो है वो रिलेट कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट है, इसमें 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एचआर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और 10 सब्जेक्ट आपको एक सेमेस्टर में नहीं मिलेंगे एमबीए के, वो आपको 10 सेमेस्टर में मिलेंगे, ठीक है। वो आपको जो है वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। और मल्टी डायमेंशन इसमें जो है आपको स्टडी करनी है कि एक क्वेश्चन से किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है या किस किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे एंगल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा जब भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जो एमबीए के स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस अटेंड की है उनको भी मालूम है कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और छोटा क्वेश्चन ऐसा बनता है, बड़ा क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो वो आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा कि किस डायमेंशन से, किस एंगल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, वो आप तुरंत प्रभाव से समझ लें उस चीज को। ठीक है जी, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। एक और बात, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाना है तो बिल्कुल 1% रट्टा लगाना है, सिर्फ नाम याद रखने के लिए, मॉडल्स याद रखने के लिए, जो ईयर्स होते हैं, डेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो याद रखने के लिए आप रट्टा लगा लो, क्योंकि वो जनरली लोगों को याद नहीं रहती है। लेकिन टॉपिक और कॉन्सेप्ट जब आपको समझना है तो उसको आपको समझना ही पड़ेगा, उसमें रट्टा नहीं लगता है, क्योंकि रट्टा लगाओगे तो उसका एंगल समझ नहीं पाओगे। और एनटीए का पेपर सेट करने वाले जो आपके वाइजूस हैं, अन अकेडमी में है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ाते हैं अन अकेडमी और वाइजूस में, इवन आई ऑल्सो रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ अन अकेडमी, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। तो उन लोगों का मुझे मालूम है वो किस तरह की स्टडी जो है वो करवाते हैं और किस तरह का क्वेश्चन बैंक जो है वो बनाते हैं। दे पीपल आर जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर इस लेवल के लोग होंगे। और मैंने पूरा गो थ्रू किया था, इवन अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं उनका प्रोफाइल्स गो थ्रू किए थे। तो जिस दौरान हम सेलेक्ट हुए थे अन अकेडमी में, तो पता चला कि हमारा प्रोफाइल सबसे हाई चला गया था, ठीक है। तो ऐसी भी सिचुएशन थी। तो उन लोगों के प्रोफाइल्स आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि वो ये तो किसी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, या पीएचडी स्कॉलर हैं, या सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं। तो वो लोग क्वेश्चन बैंक बनाते हैं इन जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स है उनका। लेकिन एनटीए का जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाले लोग हैं वो ये लोग नहीं है भैया, आप आज ही समझ लो। वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एंड दे आर द रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम रिनाउंड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईएम्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी डीयू है, ठीक है, पीयू है, आपकी जेएनयू है, ठीक है, आपकी कोई बीएचयू है या आईएम्स है, ठीक है। इन इंस्टीट्यूशन से जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, या उनमें जो वर्किंग प्रोफेसर है आज की डेट में, उन लोगों को काम दिया जाता है कि आप एनटीए का पेपर डिजाइन करो। और उनके और हमारे एक्सपीरियंस में दिन रात का फर्क है, हम बस उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उस चीज को इसी हथियार से तोड़ सकते हैं कि हमको कॉन्सेप्ट की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग, वो एंगल्स, वो डायमेंशंस हमको समझने पड़ेंगे, मल्टीपल डायमेंशंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रूटीन वर्क करना है इसमें, कि अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, तब तक आपको जो है 1 महीना 2 महीना डेली स्टडी करना है 2 से 3 घंटे। अगर सोचोगे कि नहीं संडे आ रहा है 7 दिन का इकट्ठा पढ़ लूंगा, छोड़ दो साहब, नहीं हो पाएगा, अभी निकल जाओ बाहर, ये सोचोगे। थोड़ा थोड़ा करोगे तो निकल जाएगा। और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, वी मोटिवेटेड ऑलवेज। अब बात करेंगे कि डूज क्या है इसके, क्या हमको करना है, वो हमको क्या क्या हम इसमें मतलब ध्यान में रखना है हमको। समझ में आया इतना या नहीं आया भाई? आगे बढ़े। यस सर, प्लीज गो ऑन। जी, तो सबसे पहली बात ये है कि ये 3 महीने का मेरा जो तजुर्बा है 12 अटेम्प्ट्स का,
अब तो खैर 1 महीने में भी हो जाता है, खुद के लिए पढ़ना होगा। लेकिन फ्रेशर के लिए अगर पढ़ना है तो फ्रेशर को 3 महीने जो है वो कम से कम चाहिए इसके लिए। और दिन के 2, 3 या एक ही टॉपिक करो, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। 1 या 2 घंटे लगाओ, सिर्फ 2 टॉपिक करो। और हम भी इतना ही कर पाएंगे, 1 या 2 टॉपिक डेली करेंगे। 100 के आसपास टॉपिक्स हैं पूरे, 100 के आसपास कॉन्सेप्ट हैं पूरे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन टॉपिक 100 के आसपास है सारे, पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी इतने ही है। ठीक है, तो अगर हम डेली के 2 टॉपिक भी कवर करते हैं, ठीक है, तो 50 दिन में होगा। कई बार ऐसा टॉपिक फंस जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी टफ भी होता है, तो उसके लिए एक दिन में एक ही टॉपिक होता है। तो मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि 3 महीने आपको लगेंगे ही लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, डेप्थ और विड्थ दोनों काम करने के लिए। ठीक है, तो डेली 1 या 2 टॉपिक आपने करने हैं। अगर कोई ज्यादा सूरबीर है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है पहले से ही, वो 4 या 5 भी कर ले। करने को तो आप पूरा यूनिट खत्म कर दो एक ही दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि आपने उसमें से समझा कितना, पढ़ा कितना। तो ये आपको 2 से 3 महीने का आपका एक्सरसाइज रहेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके। ठीक है, सभी ऑक्यूपाइड होते हैं लेकिन जो अपना एक एम्बिशन है उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। दूसरा, चौथे महीने में जब आप जाओगे इस एग्जाम की तैयारी करते करते, तो आपको जो है क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और क्या कहते हैं मॉक टेस्ट, जितना आप दे सकते हो करो। और जहां भी जिस भी क्वेश्चन से आप फंसते हो, उस क्वेश्चन का उस पेपर के बाद, मॉक के बाद, या अगर मॉक नहीं दे रहे हो, जस्ट एक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसी दौरान जो है वो दोबारा से जो है उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो कि मैं स्किप कैसे कर रहा हूं, भूल कैसे रहा हूं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन को दिमाग में नहीं आने देना, वो आ गई तो पिछला पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड। अगर उस फील्ड का मास्टर बनना है तो कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप एक टीचर बनने जा रहे हो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तो टीचर से ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा कि ये सब कुछ पढ़ा देता है, उसको सब कुछ आता है यार, और आपको आना भी चाहिए। एक टीचर होकर के आपको जरूरी नहीं है एचआरएम ही पढ़ाने को दिया जाए, जरूरी नहीं है ऑपरेशंस ही पढ़ाने को दिया जाए, फाइनेंस ही पढ़ाने दिया जाए जिसकी आप एक्सपर्ट हो। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर एक फैकल्टी के ऊपर ही जो है वो चले हुए 10-10 सब्जेक्ट, 5-5 सब्जेक्ट। प्रदीप्ति मैम को बहुत अच्छे से मालूम है, उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, तो कितने ओवरबर्डन और ऑक्युपाइड होते थे जब वे कॉलेज में होते थे। 2 लोगों के ऊपर पूरा डिपार्टमेंट चला हुआ है, 10-15 सब्जेक्ट। ठीक है, 2 स्पेशलाइजेशन। तो एंड प्रदीप्ति मैम वाज शेयरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक किस्सा शेयर कर रहे थे हमारे साथ ही डिपार्टमेंट में बैठ के, कि मुझे इनकम टैक्स पढ़ाने दे दिया गया। मैं एचआर की फील्ड कर, मुझे बोला कि आप इनकम टैक्स पढ़ाओगे, और कभी मतलब एग्जाम पास करने के लिए शायद पढ़ा था, लेकिन उस एंगल से नहीं पढ़ा था कि पढ़ाया जाए। फिर भी पढ़ाया इन्होंने, फिर भी पढ़ाना पड़ा भाई। तो इस तरह से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, ताकि आप किसी के सामने खड़े हों तो आप ये बोलें कि नहीं भाई ये चीज नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आपको रेक्टिफाई हम करते हैं और इस तरह से ये चीज है। तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझने हैं, 100-200 जितने भी होते हैं। और दूसरा, अगर आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ सर्कल में स्टडी करते हो, उनको समझाते हो या उनसे उनके साथ में बैठ करके स्टडी करते हो, तो ज्यादा डिस्कशन से समझ आती है चीजें। ये भी आपने करना है, लेकिन उन लोगों के साथ करना है जो भी नेट की प्रिपरेशन करने हैं, उनके साथ नहीं करने हैं जो कॉर्पोरेट के लिए बनने आया है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खिल्ली उड़ाएगा आपकी कि कहाँ फंसा हुआ है यार, छोड़ना, मार्केटिंग पर चलते हैं कॉर्पोरेट में, कॉन्सेप्ट तो वहां भी लगेंगे। लेकिन टीचर बनने के लिए निकलना है या पीएचडी करनी है या फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा, पीएचडी में एडमिशन ले लूंगा, आईएएस की तैयारी करूंगा, उसके लिए भी जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। कई लोग ये सपना लेकर के आते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं लाइव एग्जांपल मैंने देखे हैं इस एचयूएस में पिछले 6 साल में, कि जो आज की डेट में एचपीएस हैं या एचएएस हैं और कर रहे थे मैनेजमेंट में पीएचडी, जेआरएफ कर रहे थे साथ में, और तीसरे चौथे साल में आगे लड्डू लेकर के साहब हमारा आईएएस एचएएस हो गया, तो बधाई दीजिए हमें लड्डू भाई। तो गाइड बोलता है वो जेआरएफ हो गया था, पीएचडी का क्या होगा? बोले सर अब अगले जन्म में देखेंगे, पीएचडी हो गई अब। तो ये भी सिनेरियोस आते हैं। तो लाइफ किस मोड में ले जाए, वी पीपल आर अनअवेयर, हमको नहीं मालूम। तो स्ट्रेटजी आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहे जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेकर के आईएएस करो, चाहे आप पीएसयूज के लिए जाओ, चाहे आप टीचिंग के लिए जाओ, कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप उन लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपको फेवर करते हैं या जो आपकी बात को सुनते हैं, उनके साथ नहीं जो आपको खिल्ली उड़ाते हैं। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिंपल नोट्स बनाने हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। और नोट्स में वही चीज लिखनी है जो हाईली इंपॉर्टेंट हो और आपको मतलब भूलने की ज्यादा आसार हो। जो सिंपल चीज है कि इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला, तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो फार्मूला लिखना है खाली, अगर याद नहीं रहता तो। और डेली आपने वो नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है वो रिवाइज करने हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको भूल जाए तो आप उसको एकदम से कैचअप करें, ठीक है। और कम से कम आप कोशिश करें, वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से 20-30 दिन पहले जो है हम सिलेबस खत्म करते हैं और मॉक्स और PYQs और सैंपल्स पे जितना काम कर सकते हैं कर लें। लेकिन कम से कम नहीं हो पाया तो 10 दिन पहले जो है वो आपने सिलेबस को छोड़ देना है, जितना आपने किया उतना। 70% किया तो 70 पे, 80 किया है तो 80 पे, और कंप्लीट कर दिया तो कंप्लीट छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवीजन करना है और मॉक्स जो है वो करने हैं। कितना क्लियर हुआ जी? प्लीज बताएं मुझे। यस सर। यस सर। धन्यवाद धन्यवाद। अब क्या नहीं करना है वो भी समझ लो भैया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत खतरनाक तरीके का एग्जाम है। तो इसमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मैं कर लूंगा, हफ्ते के लास्ट दिन में 7 दिन का पढ़ लूंगा, वो ओवर स्मार्टनेस यहाँ नहीं दिखानी है, क्योंकि चलने नहीं वाली है आपकी। अगर दिखाओगे तो वही है कि सुना कि जी बिल्ली आ रही है, सामने से देखा बिल्ली आ रही है, कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि अंधेरा हो गया, अब बिल्ली को कहाँ दिखूंगा मैं, ठीक है। तो वो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है इस एग्जाम में, बनोगे तो मरोगे, ठीक है। और ना तो ज्यादा जल्दी स्टार्ट करना है, ना ज्यादा लेट स्टार्ट करना है, ठीक है। ज्यादा जल्दी का मतलब फिर लथार्जिक एटीट्यूड आ जाता है कि पता नहीं कब खत्म होगा। 3 महीने एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट करना है, और ज्यादा लेट भी स्टार्ट नहीं करना है कि बस 10-15 दिन रह गए देख लूंगा उस टाइम, नहीं हो पाएगा। वो तब हो पाएगा अगर आपके पहले 5-6 बार क्वालिफाई कर दी तो शायद हो पाए कि सर यार लास्ट में रिवीजन मार लेंगे 5 दिन, ठीक है। बीच में ब्रेक नहीं लेनी है तो 1-2 दिन की ले लो, बड़ी मुश्किल से, अगर इमरजेंसी है, नेसेसरी है तो, अदरवाइज डेली रूटीन को ब्रेकआउट नहीं करना है आपने, ठीक है। और डेली रिवीजन को भी मिस नहीं करना है आपने, कोशिश करनी है कि आप डेली रिवाइज करो, ठीक है। और मल्टीटास्किंग भी नहीं बनना है इस स्टडी के साथ कि मैं IAS भी कर लूंगा, HAS भी कर लूंगा, बैंकिंग भी कर लूंगा, और कुछ नहीं हुआ तो नेट तो कर ही लूंगा, क्योंकि वो तो ईजी है। तो 4-4 एग्जाम की तैयारी इकट्ठी नहीं होती है, हमने करके देखी है, धोखा खाया है, आप मत करना। बैंकिंग भी कर रहे थे और नेट भी कर रहे थे, बैंकिंग से छूट गई, फिर नेट की तरफ फोकस किया और फोकस के साथ 3 महीने में क्रैक करके दिखाया। तो एक टाइम में एक ही काम करना है। दूसरा, जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट है ना, उनके साथ डिस्कशन में नहीं जाना है। जिसने 5-6 अटेम्प्ट दे दी और फिर बोलता है भाई नहीं होता है, उसके साथ नहीं उलझना है, ठीक है। क्योंकि मूर्खों के साथ उलझोगे ना तो अपना ही दिमाग का नहीं करोगे। तो उन एस्पिरेंट्स के साथ जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो बार बार फेलियर उनको मिल रही है, उनसे नहीं उलझना है, क्योंकि वो बोलेंगे कहाँ फंस रहा है इस चक्कर में, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है JRF। और हमारे डिपार्टमेंट में एग्जाम्पल बैठे हैं, साहिल हो गया, कश्मीर हो गया, दे पीपल आर माय स्टूडेंट एंड ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट दे हैव अचीव्ड दिस सक्सेस, ठीक है। तो उनसे नहीं उलझना है। दूसरा, ड्रीम स्विच नहीं करना है कम से कम 4 महीने जब आप स्टडी कर रहे हैं कि 2 महीना पढ़ लिया नेट का, फिर बोला बैंकिंग एग्जाम आया उसकी तैयारी कर लेता हूँ, नहीं, या तो वही कर लो यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से होप नहीं छोड़नी है, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। इसके अलावा जो है, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने जो है पहले भी ग्रुप स्टडी स्टार्ट की थी, तो उसमें से 60-70 लोग मेरे साथ जुड़े थे 2 साल पहले, और उनमें से पहले बैच में जो थे वो 5 से 6 नेट जो है निकले थे, और दूसरे में 8-10 और एक JRF जो है वो निकला था। उस टाइम मैं लेक्चर्स नहीं देता था, सिर्फ नोट्स और गाइडेंस देता था, तब भी उन लोगों ने किया था अपनी मेहनत के साथ, उसमें 70-80% उनका रोल था। तो मैं आप लोगों के लिए वो चीजें कर सकता हूँ। दूसरा और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ भाई, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकता हूँ, आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको बढ़िया किताबें बता सकता हूँ, स्टडी मटेरियल जो है वो बता सकता हूँ बढ़िया वाला। इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेहनत सारी आपकी है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है वो समझाना मेरा काम है, जितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन 50% मेहनत आपकी, 50% मेरी, तब 100% मिल करके जो है वो सक्सेस आएगी। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। और पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए क्या क्या किताबें रहेगी,
वो दूसरे सेशन में हम करेंगे 8 से 9 में। तो इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। यस सर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अब 5 मिनट लूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और 7 से 8 मैनेजमेंट वाली क्लास में मिलते हैं। Any query from any person? अदिति मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी प्लीज? गुड मॉर्निंग वन ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संतोष सर। पहले तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलूंगी, ठीक है, कि आप संतोष सर के साथ जुड़े, क्योंकि मैंने काफी टाइम मैनेजमेंट में दिया है और ये इतना इजी नहीं है एग्जाम। और अगर आपने जिद पकड़ ली है कि नेट करना है, जेआरएफ करना है, तो जब तक ना होना तब तक मत छोड़ना, पहली बात तो ये। और अगर कोई टाइम पास के लिए आया है कि जस्ट देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, तो उस तरह से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन और डेप्थ में स्टडी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी कि जितने भी पॉइंट्स सर ने बताए, जो भी बातें सर ने बताई ना, ये मैंने आई थिंक 2-3 साल के एक्सपीरियंस में सीखी हैं, जो कि आपको आई थिंक 30 मिनट्स में मिल गई हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी या इससे बड़ा मैं कहूँगी आपके लिए सौभाग्य और नहीं हो सकता कि कोई आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप इस तरह से करें और इस तरह से ना करें, ताकि आपका नेट जेआरएफ इजीली निकल जाए। बाकी सर मैं तो इसीलिए कर रही हूँ ना कि मैं अपना बताती हूँ कि एक तो हम एकेडमिक्स फील्ड के हैं और काफी टाइम से मेरा जो है वो टच छूट चुका है स्टडी से, और किसी क्लास में जाके ना एम्बैरेसिंग होने से अच्छा है कि आप अपने स्टडी के टच में रहें, है ना। सर ने एग्जाम बताया था मेरा सीन कि वो टैक्स वाला दे दिया, एंड मुझे लगा कि मैं अपने सब्जेक्ट में मास्टर होके बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, यू शुड बी वर्सेटाइल। अब वो टाइम नहीं रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सब स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि इस टाइम में ना, अभी जैसे आप सर के साथ हो, दिसंबर बहुत सही टाइम है, जनवरी फरवरी ठंड रहती है, रजाई में घुस के पढ़ते रहो, जून में एग्जाम निकाल ही लेना, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं ना, लाइक एनटीए एग्जाम बहुत ही आप कह सकते हैं एक माइंड गेम खेलता है एनटीए। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा इस सन में क्या था और ये थ्योरी किसने दी थी, वो टाइम चला गया। वो आई थिंक 2010 और 9 का टाइम था जब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे और क्लियर भी हो जाते थे पेपर्स। अब वो चीज नहीं है। अब अगर आपने थ्योरी पढ़ी भी है ना, तो आप 100% श्योर नहीं है कि इस थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लेंगे। वो इतना माइंड गेम खेलते हैं, इतना डेप्थ में और इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इजीली आंसर नहीं दे पाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, भूल गई, अभी पेपर कर लो भाई, जिन्होंने करना है कर लो। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कहीं एंटी नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दे, क्योंकि अभी तक वो इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज एक टफ लेवल वही रहता है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बचा है गवर्नमेंट के पास इसको और टफ करने के लिए। जिस तरह से फ्लो आ रहा है बच्चों का नेट जेआरएफ के लिए और कंपल्शन किया जा रहा है इस चीज को कि वो करो, क्लियर करो, एक एलिजिबिलिटी है आपके लिए। और ऑल्दो आपके रिज्यूमे को भी वेटेज देता है, सपोज आप नहीं टीचिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक वेटेज मिलता है कि वो ही हैज क्वालिफाइड और शी हैज क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट। तो अभी भाई कर लो इस चीज को, ऐसा ना हो मुझे भी वही डर है कि नेगेटिव मार्किंग या कुछ और ये डाल दें ताकि आगे के लिए ये और भी मुश्किल हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और अभी जिद कर ली है कि करना है, सो बस लग जाओ, अब पीछे मुड़ के मत देखना, अभी भी टाइम है। जिसने नहीं करना है प्लीज क्विट, जिसने करना है वो मत छोड़ना टिल द एंड, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच संतोष सर। थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट पकड़ा मैम, मैं भूल गया था इस पॉइंट को ऐड करना और शायद भविष्य में करता, तो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो फ्लो है ना, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं आज की डेट में, उस हिसाब से मैम ने बिल्कुल सही कहा, आने वाले टाइम में इसको और टफ करने के लिए जो है वो नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पहले जो टफ हम लेते थे 6% का नहीं लेते थे, हम 15% का लेते थे, क्योंकि कम लोग क्वालिफाई होते थे, ठीक है, तो 15% से जो चांसेस ज्यादा हो जाते थे क्वालिफाई करने के। लेकिन अब पेपर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आसान किया गया ना, क्लब कर दिया गया दोनों पेपर्स को, कि दोनों में आपको इकट्ठा लेकर के आना। पहले अलग अलग पेपर में क्वालिफिकेशन चाहिए थी कि पेपर 1 में पास हो गया, पेपर 2 में पास हो गया, पेपर 3 में नहीं पास हुआ, बाहर निकलो। अब क्या है, अब पेपर 1 में चाहे 10 क्वेश्चन ठीक हुए, पेपर 2 में 50 हुए, तो दोनों को क्लब कर दो, 40% आ रहा है तो पास है भैया आप, ठीक है। मतलब आप उस रेंज में आ जाओगे, कट ऑफ वाले रेंज में, कि आपको कट ऑफ बनाने के लिए इंक्लूड तो किया जाएगा एटलीस्ट, फिर 6% निकालेंगे। तो पहले 15% होता था कि टॉप के 15% लेते थे, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल क्वालिफाई करते थे, लेकिन कंडीशन वो थी कि तीनों में क्वालिफाई करना पड़ता था।
अब तीनों में नहीं, तीनों दोनों में मिलाकर के क्वालिफाई करना है इकट्ठा, तो अब 6% गिरा दिया उसको कि अब भैया 6% लेंगे, 15% नहीं करेंगे हम क्वालिफाई, क्योंकि वहां थोड़ा आसान किया। लेकिन मैडम ने बहुत सही बात कही कि हो सकता है इसको जो है वो नेगेटिव मार्किंग में ले जाए, क्योंकि ये मैंडेटरी किया जा रहा है, हर एक आदमी यहाँ पे नेट देने आ रहा है, और कॉर्पोरेट से फ्रस्ट्रेटेड आदमी नेट देने आ रहा है, आपको बता दूं, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट खास तौर से, ठीक है। तो उस चक्कर में बहुत सारी अपीयरिंग, लगभग 50,000 के आसपास जो है वो अपीयरिंग रहती है मैनेजमेंट के पेपर में। 50,000 के आसपास लोग एग्जाम देते हैं इसका, ठीक है, और 35,000 के आसपास जो है वो कॉमर्स वाले देते हैं। तो इतनी ज्यादा अपीयरिंग है, तो अब थोड़ा सा इजी हो गया पास करना इसको, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ पीपल्स आर हाई, दे आर क्वालिफाइंग। तो उस नजरिए से मैम ने बहुत सही बात की कि इसको हो सकता है नेगेटिव मार्किंग में लेके जाया जा सके, फिर क्वालिफिकेशन बहुत कम लोगों की होगी। तो अभी रनिंग में हो, निकाल सकते हो। तो इसी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे, और 5 मिनट में जो है वो मिलते हैं पेपर 2 की क्लास में, जिसमें हम बुक्स डिस्कस करेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे। एनीबॉडी वांट टू से समथिंग, देन ही और शी कैन स्पीक, और अदरवाइज you people can join after 5 to 7 minutes, right? Thank you very much.